क्या आप विश्वास करेंगे कि मुंबई की झुग्गी बस्ती में रहने वाली एक 10 साल की गरीब बच्ची ने अपनी मरणासन मां को बचाने के लिए शहर के सबसे पॉश इलाके के एक मॉर के पास 1 अरबपति का बटुआ चुरा लिया? और फिर जिस कहानी का अंत जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसने एक ऐसा राज खोल दिया जिसने सबकी दुनिया बदल दी। जिस आदमी से उस बच्ची ने चोरी की वो कोई और नहीं बल्कि उसका सगा पिता था, जिसे उसने कभी नहीं देखा था। दुखों में डूबी एक जिंदगी अचानक आंसुओं, प्यार और दिल दहला देने वाले मोड़ पर आ खड़ी हुई। ये सच्ची कहानी आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। एक त्रासदी जो मुंबई की भीड़भाड़ के बीच चमत्कार में बदल गई। धारावी की एक तंग गली में आज सुबह वैसी ही भीड़ थी, लेकिन आज वहां आरोही की जानी पहचानी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। कोई भी उस दुबली पतली बच्ची को नहीं देख पा रहा था जो रोज फटे पुराने कपड़े पहने और एक टूटी हुई छतरी लिए लॉटरी के टिकट बेचने के लिए गाड़ियों के बीच दौड़ती थी। आज आरोही अपने घर पर ही थी, या यूं कहें कि उस छोटे से सीलन भरे कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही थी जो बस्ती के कोने में था। वहां से लगातार किसी के खांसने की दर्दनाक, सूखी और दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थीं। वो बच्ची एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी पर घुटनों में सिर दिए बैठी अपनी मां मीरा को टकटकी लगाए देख रही थी। मीरा ठंड से कांप रही थी और उसका माथा पसीने से तर था। उसकी सांसें उखड़ रही थी और हर बार खांसते वक्त उसका पूरा शरीर हिल जाता था। कमरे में सीलन, दवाइयों और ठंडी हो चुकी खिचड़ी की गंध फैली थी। गैस पर रखा खाना सुबह से ठंडा पड़ा था। मां, थोड़ा पानी पी लो। आरोही ने कांपते हाथों से गिलास बढ़ाया, लेकिन मीरा ने कमजोर होकर सिर हिला दिया। उसके सूखे होंठ कुछ बुदबुदाए जो सुनाई नहीं दिया। आरोही की आंख से एक आंसू लुढ़क कर गाल पर आ गिरा और उसने मां का पतला हाथ कसकर पकड़ लिया। उसी दोपहर आरोही अपनी मां को लेकर पास के सरकारी डिस्पेंसरी गई। लगभग 1 घंटा उमस भरे गलियारे में इंतजार करने के बाद डॉक्टर अय्यर, जो उन्हें काफी समय से जानते थे, ने जांच के लिए बुलाया। निमोनिया बहुत बिगड़ गया है बेटा, डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा। तुम्हारी मां को तुरंत बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा। अगर देर हुई तो जान को खतरा हो सकता है। आरोही ने रोते हुए डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर अंकल, मेरी मां बहुत बीमार हैं, वो सांस नहीं ले पा रही हैं, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर ने बच्ची को देखा, उनकी आवाज नरम पड़ गई। मैं समझता हूं, लेकिन अस्पताल में भर्ती करने के लिए पहले पैसे जमा करवाने होंगे। क्या तुम समझ रही हो? डॉक्टर अय्यर ने आह भरी। चूंकि कोई इंश्योरेंस नहीं है तो कम से कम 10,000 रुपए जमा करवाने होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि फीस कम हो जाए, लेकिन एंटीबायोटिक दवाइयां बहुत महंगी हैं। आरोही ने सिर हिलाया। वो ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उसकी छोटी सी पोटली में सिर्फ 327 रुपए थे, जो उसकी हफ्तों की कमाई थी। वो रोई नहीं, उसके पास रोने का वक्त नहीं था। उसने बस मां का हाथ पकड़ा और उन्हें वापस उस पुराने कमरे में ले आई। उसका दिल उन नंबरों में उलझा था जिन्हें जोड़ना उसके बस की बात नहीं थी। उस रात आरोही ठंडे फर्श पर बैठकर टिमटिमाती ट्यूबलाइट की रोशनी में एक एक नोट गिन रही थी। 327 रुपए। वो बार बार गिनती, इस उम्मीद में कि शायद पैसे चमत्कार से 10,000 हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरवाजे की दरार से हवा आ रही थी, जिसमें नमी की गंध और पड़ोस के टीवी की आवाज मिली हुई थी। छोटे से मंदिर में उसकी नानी की तस्वीर थी, जिन्होंने उसे 6 साल तक पाला था। वो तस्वीर में मुस्कुरा रही थी। आरोही ने सिर उठाकर देखा और फिर एक पुराने संदूक के नीचे से लकड़ी का एक छोटा डिब्बा निकाला, जिसके अंदर चांदी का एक लॉकेट था, जिस पर एक पक्षी और गुलमोहर के फूल की आकृति बनी थी। ये पुराना था और उसका रंग फीका पड़ चुका था, लेकिन मां ने हमेशा कहा था कि इसे कभी मत खोना। यही एक चीज है जो तुम्हें वहां से जोड़ती है जहां से तुम असल में हो। आरोही को इस गहरी बात का मतलब नहीं पता था, लेकिन वो इसे हमेशा अपने साथ रखती थी। स्कूल जाते वक्त, जब वो जाती थी, सोते वक्त या धूप में लॉटरी बेचते वक्त। उसे मां की बात पर भरोसा था। उसे विश्वास था कि वो लॉकेट उस परिवार का हिस्सा है जिसे उसने कभी पूरी तरह नहीं जाना। तभी मां को फिर से जोर का दौरा पड़ा। मीरा बिस्तर पर सिकुड़ गई। खांसने की आवाज ऐसी थी जैसे छाती फट जाएगी। आरोही दौड़कर उनके पास गई, पीठ थपथपाई। मां, तुम चिंता मत करो, मीरा ने मुश्किल से कहा। कल
कल मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन दोनों जानते थे कि ये झूठ है। अगली सुबह अंधेरे में ही आरोही ने सारे पैसे अपनी जेब में डाले और लॉकेट को कुर्ते के अंदर छिपा लिया। उसने मां का माथा चूमा। मैं आज जल्दी काम पर जा रही हूं मां, मैं पूरे पैसे ले आऊंगी, मैं वादा करती हूं। और फिर वो कमरे से निकल गई। दरवाजा धीरे से बंद करना नहीं भूली। अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी। सड़कों पर कोहरा था। पतली सी रेनकोट और फटी हुई टोपी उस छोटे से चेहरे को छिपा रही थी जो धूप और हवा से सख्त हो गया था। आरोही के पास उम्मीद के अलावा कुछ नहीं था और एक डर था कि आज का दिन जीवन और मृत्यु का फैसला करेगा। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कोलाबा मार्केट के आसपास चहल पहल शुरू हो गई थी। गाड़ियों के हॉर्न, पर्यटकों की आवाजें और फेरी वालों का शोर। आरोही रोज की तरह भीड़ में मिल गई, हाथ में लॉटरी के टिकट लिए जो बारिश के पानी से थोड़े खराब हो गए थे। वो वही रटा रटाया वाक्य बोल रही थी, टिकट ले लो बाबूजी, मेरी मदद कर दो। ज्यादातर लोग सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। कुछ उसे दया की नजर से देखते, लेकिन कोई रुकता नहीं। उसे आदत हो गई थी। आरोही ने बहुत पहले सीख लिया था कि दया मांगना आसान नहीं है। दोपहर के करीब फिर से बारिश शुरू हो गई, जुलाई की बारिश जो शहर के गुस्से की तरह बरस रही थी। आरोही एक पेड़ के नीचे छिप गई, ठंड से कांप रही थी। उसने अपना कॉलर ठीक किया और आदत के अनुसार लॉकेट को मुट्ठी में भींच लिया। अचानक आई बारिश ने कोलाबा के भीड़भाड़ वाले इलाके में अफरा तफरी मचा दी। आरोही एक दुकान के छज्जे के नीचे सिकुड़ गई। उसके दिमाग में बस अस्पताल का वो बिल घूम रहा था जिसे वो चुका नहीं पा रही थी। उसे खबर नहीं थी कि कुछ ही मिनटों में इसी भीड़ के बीच एक छोटा सा पल उसकी किस्मत बदल देगा। एक पल जिसकी शुरुआत बारिश में गिरे एक बटुए से हुई। मुंबई में मॉनसून की बारिश बिना चेतावनी के शुरू हो गई, जिससे पहले से उदास आसमान और सफेद हो गया। आरोही ने अपने पतले रेनकोट को कसकर पकड़ा और फिसलन भरी सड़क पर संभल कर चलने लगी। वो कोलाबा कॉजवे के पास एक कॉफी शॉप के छज्जे के नीचे छिप गई। हाथ में भीगे हुए टिकटों का बंडल था। ऊपर के कुछ टिकट फट गए थे और आपस में चिपक गए थे। उसने गहरी सांस ली और गाल से बारिश का पानी पूंछा। भूख से पेट में मरोड़ उठ रहे थे, लेकिन आरोही रुकी नहीं। हर कदम भारी लग रहा था और दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर सारे टिकट बिक गए, अगर पैसे मिल गए तो मां ठीक हो जाएगी। जब वो एक गली की तरफ मुड़ने ही वाली थी, तभी एक काले रंग की चमचमाती लग्जरी कार, जिस पर दिल्ली का नंबर था, सड़क किनारे आ रुकी। एक लंबा आदमी गाड़ी से उतरा, जिसका गहरा सूट बारिश में भीग रहा था, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं दिख रही थी। वो फोन पर बात कर रहा था। आवाज भारी और साफ थी। हर शब्द एक आदेश जैसा लग रहा था। आज ही डील फाइनल करो, मुझे जापानी क्लाइंट्स को सोचने का वक्त नहीं देना है। आरोही उसे देख रही थी, क्योंकि वो वहां मौजूद बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। उसके चलने का तरीका, बात करने का अंदाज, सब कुछ फैसले लेने वाले इंसान जैसा था। उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला, शायद किसी को अपना कार्ड देने के लिए। लेकिन जब वो गाड़ी की तरफ बढ़ा, शायद बारिश की वजह से हाथ फिसला और बटुआ फुटपाथ पर गिर गया। गिरने की आवाज हुई, जो सिर्फ आरोही ने सुनी। उसमें इधर उधर देखा, किसी ने नहीं देखा था। वो आदमी गाड़ी में बैठ गया, दरवाजा बंद हुआ और गाड़ी चल पड़ी। गीले पत्थर पर वो बटुआ अकेला पड़ा चमक रहा था। आरोही का शरीर अकड़ गया। दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, चाहे कितनी भी गरीबी हो, किसी का सामान मत लेना, बुरे मत बनना आरोही। लेकिन फिर एक दूसरी आवाज आई जो ज्यादा दर्दनाक थी, अगर मां मर गई तो मेरे पास और क्या है। आरोही ने थूक निगला। वो बटुए के पास गई, झुकी। उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे आग छूने जा रही हो। उसने उस गाड़ी की तरफ देखा जो ओझल हो चुकी थी, और फिर आसपास के लोगों को। किसी का ध्यान नहीं था। उसने धीरे से कहा, पता नहीं किससे, मुझे माफ करना मां। और फिर बटुआ उठाकर भाग खड़ी हुई। बारिश तेज थी। पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, ए, उस लड़की ने बटुआ चुराया। पास की दुकान से एक आदमी चिल्लाया और पीछे दौड़ा। आरोही घबराकर एक पतली गली में घुस गई। पैर फिसला और वो गिरते गिरते बची। पीछे वाला आदमी अभी भी चिल्ला रहा था, रुक जा, बटुआ वापस कर। वो बिना पीछे देखे दौड़ती रही, मानो अगर रुकी तो सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी।
आखिरकार जब कदमों की आवाज आना बंद हो गई तब आरोही ने रुकने की हिम्मत की। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। एक बंद पड़ी कबाड़ की दुकान की छत के नीचे छिप गई। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन बटुए को सीने से ऐसे लगाई थी जैसे वो कोई पवित्र चीज हो। थोड़ा शांत होने के बाद उसने धीरे से बटुआ खोला। अंदर नोटों की एक मोटी गड्डी थी। उसे नहीं पता था कि कितने हैं, बस 500 और 2000 के नोट दिख रहे थे, शायद 10,000, शायद 20,000। उसने जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे थे। इसके अलावा कई बैंक कार्ड, कागजात और एक आधार कार्ड था। उसने नाम पढ़ा, विक्रम सिंघानिया। अंदर एक तस्वीर भी थी, एक औरत की जो गुलमोहर के लाल फूलों के नीचे खड़ी थी, हल्का मुस्कुरा रही थी और कैमरा पकड़ने वाले को देख रही थी। वो औरत आरोही की मां नहीं थी, लेकिन उसे देखकर आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तस्वीर को पलटा। पीछे कुछ लिखा नहीं था, बस स्याही का एक धब्बा था। ठंडी हवा गली से गुजरी जिसमें पेट्रोल और बारिश की गंध थी। आरोही ने बटुआ बंद किया, सब कुछ अंदर डाला और अपने कुर्ते के अंदर से चांदी का लॉकेट निकाला। लॉकेट भीग चुका था, लेकिन उस पर बना निशान चमक रहा था, पक्षी और गुलमोहर का फूल। उसने तस्वीर में पीछे दिख रहे गुलमोहर के पेड़ को देखा। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी मां की एक पुरानी तस्वीर में था। एक अजीब सा एहसास हुआ जिससे उसके हाथ ठंडे पड़ गए, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। वो सरकारी अस्पताल की तरफ दौड़ी जहां मां उसका इंतजार कर रही थी। दोपहर में अस्पताल खचाखच भरा था। फिनाइल, दवाइयों और चिंता की गंध हवा में मिली हुई थी। आरोही रिसेप्शन काउंटर पर भीड़ को चीरती हुई पहुंची और कांपते हाथों से बटुआ रख दिया। फिर उसे याद आया और उसने सिर्फ पैसे निकाले। उसने नोटों की गड्डी निकाली बिना गिने और बोली, मैडम, मेरी मां का नाम मीरा है, वो इमरजेंसी वार्ड में है, उन्हें निमोनिया है। प्लीज इन पैसों से उनका इलाज कर दीजिए। रिसेप्शनिस्ट ने बच्ची को हैरान होकर देखा, फिर पैसों को देखा जो जरूरत से ज्यादा लग रहे थे। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? मुझे मिले हैं। किसी ने मेरी मां की मदद के लिए दिए हैं। आरोही ने नजरें झुका ली। प्लीज मेरी मां को बचा लीजिए, वो सांस नहीं ले पा रही हैं। उसकी आवाज में इतना दर्द और विनती थी कि कर्मचारी मना नहीं कर पाई। डॉक्टर अय्यर को बुलाया गया। कुछ मिनटों की जांच के बाद उन्होंने नर्स को निर्देश दिया कि मरीज को आईसीयू में शिफ्ट करें और एंटीबायोटिक शुरू करें। मां को अंदर ले जाया गया। आरोही देखती रही। उसके हाथ ढीले पड़ गए। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगी। उसका दिल हल्का भी था और भारी भी। उसने मां को बचा लिया था, लेकिन गलत काम करके। आरोही वेटिंग चेयर पर बैठ गई। उसके पैर कांप गए थे। उसके अंदर एक और तूफान उठ रहा था, अपराध बोध का, डर का, और उस अजीब एहसास का कि उसने बड़ों की उस दुनिया को छू लिया है जहां सही और गलत साफ नहीं होता। उसे नहीं पता था कि जब अस्पताल का गलियारा शांत हो रहा था तब शहर के दूसरी तरफ समुद्र के किनारे एक आलीशान कांच के केबिन में एक आदमी गुस्से में मेज पर हाथ मार रहा था। मेरा बटुआ कहां गिरा? असिस्टेंट ने जवाब दिया, सर, कैमरा में एक बच्ची उसे उठाते हुए दिखी है। लॉटरी बेचने वाली कोई बच्ची है, करीब 10 साल की। रेनकोट पहना है और गले में चांदी का लॉकेट है। विक्रम सिंघानिया ने मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे संदेह में बदल गया। बच्ची ने लॉकेट पहना है? उसने दराज से एक पुरानी तस्वीर निकाली, गुलमोहर के नीचे खड़ी वो औरत, और बुदबुदाया, मीरा? क्या ऐसा हो सकता है? ये सवाल हवा में लटक गया और एक ऐसा बवंडर शुरू हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। और एक छोटी बच्ची की गलती से किस्मत का वो अदृश्य धागा हिल गया जो उन लोगों को फिर से मिलाने वाला था जो सोचते थे कि अब उनका आपस में कोई वास्ता नहीं है। आरोही अस्पताल के गलियारे में बैठी थी। उसकी उंगलियां आपस में उलझी थीं और नजरें उस कमरे के दरवाजे पर जमी थीं जहां उसकी मां को दवा चढ़ाई जा रही थी। बीच बीच में दवाइयों की ट्रॉली लेकर गुजरती नर्स उसे चौंका देती थी, इसलिए नहीं कि उसे मां की चिंता थी, बल्कि इस डर से कि कहीं कोई उससे उन पैसों के बारे में ना पूछ ले जो उसने जमा किए थे। वो पैसा उसका नहीं था, न उधार का था, न भीख का। वो एक अजनबी अमीर और ताकतवर आदमी का बटुआ था और उसने उसे चुराया था। भले ही मां बच गई थी, लेकिन डर खत्म नहीं हो रहा था। उसने अपने कुर्ते के अंदर से बटुआ निकाला
और अपनी गोद में रखकर उसे घूरने लगी। उसके दिमाग में मां की दी हुई सीख गूंज रही थी, चाहे हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन अपना मन साफ रखना, गरीबी को अपनी ईमानदारी पर हावी मत होने देना। आरोही ने धीरे से आह भरी, मुझे माफ कर दो मां, मैं बस तुम्हें जिंदा देखना चाहती थी। अचानक उसके कंधे पर एक हाथ रखा गया। वो डर कर पीछे मुड़ी। डॉक्टर अय्यर हैं, तुम्हारी मां बेहतर है, दवा ने जल्दी असर किया है, लेकिन उन्हें कम से कम 3 दिन निगरानी में रखना होगा, तुम तैयार रहना। बच्ची ने सिर हिलाया। उसे लगा जैसे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। तुम यहां अकेली हो? डॉक्टर ने पूछा। उनकी आंखों में नरमी थी। जी, मेरा और कोई रिश्तेदार नहीं है, बस मां है। डॉक्टर अय्यर खामोश हो गए। उन्होंने अपने पेशे में कई हालात देखे थे, लेकिन इस बच्ची की आंखों में कुछ ऐसा था कि वो नजरें नहीं हटा पाए। एक साथ मजबूती और डर। कुछ पल की खामोशी के बाद आरोही ने हिम्मत जुटाई। डॉक्टर अंकल, अगर कोई आज की फीस के बारे में पूछे तो क्या आप कह सकते हैं कि किसी दयालु इंसान ने मदद की है? डॉक्टर अय्यर के माथे पर हल्की शिकन आई। तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? आरोही, मुझे एक बटुआ मिला था जिसमें पैसे थे। मैंने सिर्फ उतना ही लिया जितना मां के इलाज के लिए चाहिए था। मैं बाकी वापस कर दूंगी। वो कांपते हुए बोली। झूठ नहीं बोलना चाहती थी। सच एक भारी पत्थर की तरह उसके सीने पर रखा था। डॉक्टर अय्यर ने उसे कुछ देर देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं किसी से नहीं कहूंगा। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि मां के ठीक होने के बाद हम मिलकर वो पैसे लौटाने का रास्ता निकालेंगे, ठीक है? आरोही रो पड़ी। कल से अब तक पहली बार उसने एक पक्के वादे की तरह सिर हिलाया। शाम को जब मीरा को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया, आरोही उसके बगल में बैठकर उसे सोते हुए देखती रही। मंद रोशनी में उसकी मां अभी भी कमजोर और पीली दिख रही थी, लेकिन चेहरे से दर्द की लकीरें कम हो गई थीं। उसने मां का हाथ थामा, गर्माहट महसूस की। मां, उसने धीरे से पुकारा। मीरा ने आंखें खोली और कमजोर सी मुस्कान दी। तुमने लॉटरी के बहुत सारे टिकट बेच दिए क्या? आरोही ने सिर झुका लिया। जी मां, एक बहुत अच्छी मैडम मिली थी, उन्होंने दवाई के लिए पैसे दिए। मीरा ने और कुछ नहीं पूछा, शायद बेटी पर भरोसे की वजह से या बहुत थकान की वजह से। आरोही का दिल अंदर ही अंदर कचोट रहा था। उस रात जब मां गहरी नींद में थी, आरोही ने चुपचाप फिर से बटुआ खोला। वो उसे लौटाना चाहती थी। कागजों के बीच उसे एक बिजनेस कार्ड मिला। विक्रम सिंघानिया, चेयरमैन, वीएस ग्रुप, ऑफिस बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बीकेसी, मुंबई, वीएस ग्रुप। उसे याद आया कि बस्ती में किसी ने इस बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम लिया था जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाती है। उसने मां को देखा, फिर अपने गले के लॉकेट को और फिर बटुए में रखी तस्वीर को। गुलमोहर के नीचे खड़ी वो औरत उसकी मां जैसी लग रही थी, बहुत ज्यादा। जितना वो देखती, उसे समझ नहीं आता कि इस आदमी के पास उसकी मां जैसी दिखने वाली औरत की फोटो क्यों है। क्या वे रिश्तेदार हैं? नहीं, ये सोचना भी पागलपन था। अगली सुबह उसने फैसला किया। वीएस ग्रुप का कांच का आलीशान ऑफिस आरोही की दुनिया से बिल्कुल अलग था। ऊंचा गेट, यूनिफॉर्म पहने गार्ड, हर जगह कैमरे। आरोही गेट पर खड़ी थी। जेब में बटुआ कसकर पकड़े हुए दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किसे मिलना है? गार्ड ने कड़क आवाज में पूछा। मैं विक्रम सर से मिलना चाहती हूं। तुम्हें क्या काम है? गार्ड ने बारिश में भीगी, नंगे पैर और कमजोर सी बच्ची को ऊपर से नीचे तक देखा। वो किसी भी तरह चेयरमैन से मिलने लायक नहीं लग रही थी। अपॉइंटमेंट है? नहीं, लेकिन मुझे विक्रम सर का बटुआ मिला है। मैं बस उसे वापस करना चाहती हूं। तभी विक्रम की पर्सनल असिस्टेंट अंजलि लॉबी से बाहर आ रही थी। उसने ये सुना और आरोही की तरफ मुड़ी। उसकी तेज नजरें बच्ची के गले में लटकते चांदी के लॉकेट पर टिक गईं। तुम कह रही हो तुम्हें बॉस का बटुआ मिला है? जी, दिखाओ मुझे। आरोही ने कांपते हाथों से बटुआ निकाला। अंजलि ने बटुआ खोला, एक नजर डाली और हैरान रह गई। ये वाकई विक्रम सर का बटुआ था। तुम यहीं रुको। वो तेजी से अंदर मुड़ गई। 25वीं मंजिल के ऑफिस में विक्रम सिंघानिया खिड़की से अरब सागर यानी अरेबियन सी को निहारते हुए गहरे सोच में डूबे थे। कल रात बटुआ खोने का पता चलने के बाद उन्होंने कोलाबा के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए थे। फुटेज में एक दुबली पतली बच्ची दिखी, करीब 10 साल की, जिसने रेनकोट पहना था। चेहरा साफ नहीं था,
लेकिन एक चीज ने उनका ध्यान खींच लिया था, चांदी का लॉकेट। वो सिर्फ एक जेवर नहीं था, बल्कि उस लॉकेट की हूबहू नकल थी जो उन्होंने 10 साल पहले मीरा को तोहफे में दिया था। उनका दिल बैठ गया था। अंजलि ने दरवाजा खटखटाया। सर, वो बच्ची लॉबी में इंतजार कर रही है। मैंने चेक किया, बटुआ आपका ही है। विक्रम ने सिर उठाया। उसे ऊपर ले आओ। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला। आरोही अंदर आई। डर के मारे उसके हाथ पैर सिकुड़े हुए थे। विक्रम खड़े हो गए, बच्ची को ऐसे देख रहे थे मानो उसकी आंखों में कुछ तलाश रहे हों। उसने सिर झुका लिया, सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। सॉरी सर, मुझे आपका बटुआ मिला था, मैंने उसमें से पैसे निकाले। मां को अस्पताल ले जाने के लिए, लेकिन मैंने और कुछ नहीं लिया। मैं बस मां को ठीक करना चाहती थी, मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की। विक्रम कुछ नहीं बोले, बस पास आए और बच्ची के गले में लटके लॉकेट को गौर से देखा। ये लॉकेट तुम्हारे पास कब से है? मां ने बचपन में दिया था। उन्होंने कहा था कि यही एक निशानी है जो बताती है कि मैं कहां से हूं। विक्रम के हाथों में हल्की कंपन हुई, गला रुंध गया। तुम्हारी मां का नाम क्या है? मीरा। मीरा शर्मा। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम एक कदम पीछे हट गए, जैसे दिल धड़कना भूल गया हो। आरोही ने सिर उठाया और पहली बार उस आदमी की आंखों में देखा, और उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि वे उस सच को देख रहे हैं जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। गीले बालों से पानी की बूंद फर्श पर गिरी। मुंबई की उमस के बीच एक भावनात्मक तूफान उठने लगा था। ये बारिश नहीं, बल्कि यादों, सच और उन बातों का तूफान था जो कभी कहीं नहीं गईं। उस शाम मुंबई में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में उमस और धूल थी। विक्रम के ऑफिस की कांच की दीवार में आसमान का ग्रे रंग झलक रहा था, जहां सूरज एक धुंधली रोशनी बनकर रह गया था। बच्ची के जाने के बाद वो बुत बनकर बैठे थे। सामने मेज पर वो बटुआ रखा था, लेकिन उनकी नजरें उस चांदी के लॉकेट की याद पर अटकी थीं। वही लॉकेट जो उन्होंने खुद खरीदा था, जिसे उन्होंने 10 साल पहले लोनावला की एक बरसात वाली शाम को मीरा को पहनाया था। विक्रम सिंघानिया इत्तेफाक पर भरोसा करने वाले इंसान नहीं थे। उनकी पूरी जिंदगी आंकड़ों, कॉन्ट्रैक्ट्स और कंट्रोल पर टिकी थी। लेकिन आज इस इत्तेफाक ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। वो बच्ची आरोही बात करते वक्त जिस तरह सिर झुकाती थी, गलती मानने पर जैसे कांप रही थी, वो बिल्कुल मीरा जैसी थी। और आरोही, यही वो नाम था जो मीरा ने चुना था अगर कभी उनकी कोई बेटी होती। उन्होंने दराज खोला और एक पुराना लकड़ी का बॉक्स निकाला जो 10 साल से बंद था। अंदर लोनावला की पहाड़ियों में खींची गई एक तस्वीर थी, वही तस्वीर जो उनके बटुए में भी थी। तस्वीर में मीरा गुलमोहर के फूलों के बीच खड़ी थी। चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान, आंखें सीधे उन्हें देख रही थीं। नीचे लिखा था, उस इंसान के लिए जिसने लौटने का वादा किया है। उन्होंने तस्वीर को थामकर बुदबुदाया, मैं लौटा तो था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। अंजलि ने अंदर आकर सन्नाटा तोड़ा। विक्रम सर, मैंने अभी सिटी हॉस्पिटल में चेक किया। वहां मीरा शर्मा नाम की एक मरीज है। निमोनिया की वजह से परसों भर्ती हुई थी और बिल कैश में जमा किया गया था, ठीक उसी वक्त जब कोलाबा में आपका बटुआ चोरी हुआ था। विक्रम ने तस्वीर को कसकर पकड़ लिया। तुम सही कह रही हो, सब कुछ पूरी तरह मेल खा रहा है। वो खड़े हुए और कोट उठाया। गाड़ी निकालो, मुझे वहां जाना है। वो छोटा सा सरकारी अस्पताल भीड़ भाड़ वाली सड़क पर था। काली लग्जरी कार गेट पर रुकी तो कई लोग मुड़कर देखने लगे। विक्रम तेजी से चले, आसपास की नजरों की परवाह किए बिना। उनके दिमाग में यादें उमड़ रही थीं। लोनावला का वो छोटा सा कमरा, वो रात जब मीरा ठंड से कांप रही थी, उसकी चमकती आंखें जब उसने कहा था कि वो मुंबई जाकर नई शुरुआत करना चाहती है। विक्रम ने उसे ढूंढने का वादा किया था, लेकिन फिर वो एक तयशुदा शादी और एक ऐसी जिंदगी में फंस गए जो बहुत अलग और ठंडी थी। दूसरी मंजिल, वार्ड नंबर 12। मीरा करवट लेकर लेटी थी, हाथ में ड्रिप लगी थी, बीच बीच में खांस रही थी। खिड़की से आती धुंधली रोशनी उसके थके हुए लेकिन अब भी खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें बीते दिनों की झलक थी। विक्रम दरवाजे पर रुके, दिल जैसे मुट्ठी में भींच गया हो। 10 साल बीत चुके थे,
फिर भी उन्होंने उस औरत को तुरंत पहचान लिया। कमजोर होने के बावजूद वो उनकी मीरा ही थी। आरोही ने उन्हें देखा और खड़ी हो गई, घबराते हुए। सर, आप मेरी मां को ढूंढते हुए आए हैं? उन्होंने सिर हिलाया, आवाज भारी थी। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम्हारी मां ठीक है और मुझे उनसे कुछ बात करनी है। आरोही ने सिर झुकाया और पीछे हट गई। उसकी आंखों में चिंता थी। उसे महसूस हुआ कि इन दोनों बड़ों के बीच का माहौल कुछ अलग है, जैसे कोई अदृश्य डोर उन्हें जोड़ रही हो, कुछ ऐसा जो वो समझ नहीं पा रही थी। लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था कि कुछ बदलने वाला है। मीरा ने आंखें खोली। जब उसने विक्रम को देखा तो उसका चेहरा पहले सुन्न पड़ा और फिर रंग उड़ गया। होंठ कांपने लगे, जैसे आंखों पर यकीन न हो। विक्रम? उनकी आवाज फटी फटी थी। हां, मैं हूं। मैं थोड़ी देर से आया मीरा। कमरे की हवा भारी हो गई। आरोही हैरान होकर दोनों को देख रही थी। उसे लगा जैसे ये मामला इतना बड़ा है कि उसके बीच में बोलने की जगह नहीं है। विक्रम बिस्तर के पास आए। मैंने नहीं सोचा था कि हम ऐसे मिलेंगे। मीरा ने चेहरा फेर लिया। तुम यहां क्यों आए हो? ये देखने की मेरा क्या हाल हुआ है? नहीं। तुम उस बच्ची की वजह से आए हो। बच्ची? मीरा ने कांपती आवाज में दोहराया। आरोही, उसने वो लॉकेट पहना है जो मैंने तुम्हें दिया था। उसका चेहरा तुमसे मिलता है। और विक्रम रुके, गहरी सांस ली। मुझे जानना है मीरा, क्या वो मेरी बेटी है? मीरा ने आंखें बंद कर ली। आंसू बह निकले। तुम्हें यह पूछने का कोई हक नहीं है। मुझे सच जानने का हक है, विक्रम ने सख्ती से कहा। अगर तुम उस दिन गायब नहीं हुई होती, अगर तुमने मुझे बताया होता। क्या तुम्हें पता है मैं क्यों गायब हुई थी? मीरा एकदम से बोली। आवाज में दर्द था। क्योंकि तुम किसी और से शादी करने जा रहे थे। क्योंकि तुमने मुझे तानों और नफरत भरी नजरों के बीच अकेला छोड़ दिया था। मैं गर्भवती थी और तुम अपनी शादी की फोटो खिंचवा रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा दूसरी औरत की संतान बनकर बड़ा हो। तुम्हें क्या लगा? मेरे पास गायब होने के अलावा क्या रास्ता था? विक्रम चुप खड़े रहे। मीरा का हर शब्द खंजर की तरह चुभ रहा था। वो सफाई नहीं दे सकते थे। उस साल वो वाकई कायर थे। उन्होंने सब कुछ होने दिया, परिवार की मर्जी से शादी की और खुद को समझाया कि प्यार अमीरों के लिए नहीं होता। लेकिन अब इस औरत को देखकर, उसकी टूटी हुई आवाज सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि जो चीज सबसे महंगी थी वो थी गलती सुधारने का मौका। आरोही दरवाजे के पास दुबकी खड़ी थी, आंखें लाल थीं। मां, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या ये सर मेरे पापा हैं? मीरा बहुत देर तक चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। हां, ये वही हैं जिनसे मैंने बहुत प्यार किया था। लेकिन वो पुरानी बात है। बच्ची ने विक्रम को देखा। तो आप मां को छोड़कर क्यों गए? उन्हें इतनी तकलीफ क्यों दी? विक्रम झुक गए, आंखें नम थी। बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मां गर्भवती है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम दोनों को कभी ऐसे हालात में नहीं छोड़ता। मुझे माफ कर दो। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। माफी 10 साल वापस नहीं ला सकती। विक्रम, मेरी बेटी आंसुओं और बीमारी में पली पड़ी है। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। ये दया नहीं है। विक्रम ने मुट्ठी भींची, गला भराया। मैं बस साथ रहना चाहता हूं, भरपाई करना चाहता हूं। मैं जोर नहीं डालूंगा, लेकिन प्लीज मुझसे और नफरत मत करो। मीरा ने खिड़की की ओर देखा। बाहर गुलमोहर के आखिरी फूल झड़कर अस्पताल के आंगन को लाल कर रहे थे। इस नजारे ने उसका दिल पिघला दिया। 10 साल से उसने खुद को भूलने के लिए कहा था, लेकिन यादें इतनी आसानी से नहीं मिटती। और अब जब बेटी बड़ी हो रही है, जब किस्मत उन्हें एक मोड़ कर ले आई है। उसे नहीं पता था कि वो अब और लड़ सकती है या नहीं। आरोही दोनों को चुपचाप देख रही थी। मन में अजीब सी भावनाओं का ज्वार था। उसे बड़ों की बातें पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन एक बात साफ थी, अगर ये आदमी नहीं होता तो वो अपनी मां को खो देती। और अगर ये सच में उसके पिता हैं, तो दुनिया कितनी अजीब है। जिस इंसान से वो डर रही थी, जिससे उसने चोरी की थी, वो उसका अपना खून निकला। कोई कुछ नहीं बोला। विक्रम ने अपना कार्ड बेडसाइड टेबल पर रखा। मैं अस्पताल का पूरा बिल भर दूंगा,
मना मत करना, कम से कम मुझे तुम दोनों के लिए कुछ तो करने दो। मीरा ने जवाब नहीं दिया, बस पलकें झपकाकर रजामंदी दी और थककर आंखें बंद कर लीं। विक्रम ने आखिरी बार उन्हें देखा और गलियारे में निकल गए। दरवाजा बंद होते ही मीरा की आंख से आंसू तकिए पर लुढ़क गया। 10 साल से जिस अतीत को दबा रखा था, आखिर वो सामने आ ही गया। बाहर गलियारे में विक्रम रुके। उनके गार्ड ने फोन बढ़ाया। सर, कोई आपसे मिलना चाहता है। मुंबई मिरर से पत्रकार हैं। आज सुबह के चैरिटी प्रोग्राम के बारे में इंटरव्यू मांग रहे हैं। विक्रम ने माथे पर शिकन डाली। उनसे कहो मैं व्यस्त हूं, किसी से नहीं मिलूंगा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बटुआ खोने की खबर, वो बच्ची और कोलाबा मार्केट की घटना सोशल मीडिया पर धीरे धीरे फैल रही थी। ये तो बस शुरुआत थी। और उस छोटे से कमरे में आरोही अभी भी मां का हाथ थामे बैठी थी। उसका मन 2 दुनियाओं के बीच झूल रहा था। एक तरफ पिता के मिलने की धुंधली सी खुशी थी, तो दूसरी तरफ एक डर कि बड़ों की ये दुनिया जिसमें राज है, पुराने वादे हैं और पुरानी गलतियां हैं, कहीं उसके छोटे से बचपन को निगल न ले। उस रात मुंबई में फिर बारिश हुई। पीली रोशनी में एक आदमी अपनी खिड़की पर खड़ा शहर को देख रहा था। हाथ में पुरानी तस्वीर थी। नीचे शहर में एक बच्ची अपनी मां के पास सो गई थी। मुट्ठी में अभी भी चांदी का लॉकेट था। 2 इंसान, 2 अलग जगह, लेकिन एक ही सवाल से जूझ रहे थे। क्या अतीत को माफ किया जा सकता है? और क्या प्यार फिर से नई शुरुआत के लिए काफी होगा? इसके बाद के दिनों में मुंबई का मौसम थोड़ा शांत हो गया। अब लगातार बारिश नहीं हो रही थी। बस हल्की धूप शहर को सहला रही थी, जैसे तूफान के बाद की शांति हो। उस पुराने अस्पताल के कमरे में मीरा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसका पीलापन कम हो गया था और अब उसे लगातार खांसी के दौरे भी नहीं पड़ रहे थे। आरोही रोज खिचड़ी बनाती, पट्टियां बदलती और हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखती, जिसे देखकर अस्पताल का हर कोई उस बच्ची की समझदारी का कायल हो गया था। विक्रम अब वहां नहीं आते थे, लेकिन अस्पताल का सारा बिल समय पर चुका दिया जाता था। एक दिन डॉक्टर अय्यर ने धीरे से आरोही से कहा, किसी ने तुम्हारी मां के डिस्चार्ज होने तक का पूरा खर्च उठा लिया है और एक संदेश भी छोड़ा है, नई शुरुआत के मौके को ठुकराना मत। आरोही को किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। वो जानती थी कि ये संदेश किसने भेजा है। उसने उस अजनबी आदमी के बारे में बहुत सोचा, जिससे वो कभी डरती थी और जिसका बटुआ उसने चुराया था। उसे वो अजीब सा एहसास याद आया जब विक्रम ने उसे देखा था, जैसे वो उसके चेहरे और आंखों से परे कुछ और देख रहे हों। उस दिन जब सच सामने आया था, वो गुस्से वाली नजर नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की नजर थी जिसने अपने दिल में बहुत सारे जख्म छिपा रखे हों। जिस दिन मां को अस्पताल से छुट्टी मिली, आरोही कुछ नहीं बोली। उसने बस मां का हाथ कसकर थाम लिया। लेकिन जब व्हीलचेयर से मीरा को अस्पताल के गेट पर लाया गया, तो वहां एक साया पहले से खड़ा था। विक्रम साधारण शर्ट में थे। कोई टाई नहीं और कोई ड्राइवर भी नहीं था। उन्होंने आरोही की जगह खुद व्हीलचेयर संभाली। पार्किंग तक के रास्ते में किसी ने कुछ नहीं कहा। गेट से बाहर निकलने पर मीरा ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें मदद करने से नहीं रोक सकती, लेकिन ये मत सोचना कि इससे बीता हुआ कल बदल जाएगा। विक्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस एक उदास मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता हूं, लेकिन कुछ लोगों को एक गलती सुधारने में पूरी उम्र लग जाती है। अगर मैं अब शुरुआत कर रहा हूं, तो शायद अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। आरोही पिछली सीट पर बैठी रियर व्यू मिरर से दोनों बड़ों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या उम्मीद करे, मां की माफी की, उस आदमी को स्वीकार किए जाने की, यहां बस इस बात की कि उनकी जिंदगी पहले की तरह शांत हो जाए। लेकिन शायद वैसा होना अब मुमकिन नहीं था। गाड़ी उनकी पुरानी बस्ती की तरफ नहीं गई, बल्कि अंधेरी की एक शांत गली में बने एक छोटे से घर के सामने रुकी। ये किराए का घर था, लेकिन साफ सुथरा और सुविधाओं से भरा था। विक्रम ने दोनों मां बेटी के लिए ये नया ठिकाना तैयार किया था। मीरा खुश नहीं थी, लेकिन उसने विरोध भी नहीं किया। वो कमजोर थी और ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। और सबसे बड़ी बात, आरोही जब विक्रम को देख रही थी, तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मीरा ठुकरा नहीं सकी। उस शाम सामान जमाते वक्त आरोही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे में गई।
वो छोटा सा कमरा था, लेकिन उसमें खिड़की थी जिससे चांद की रोशनी छन कर आ रही थी। और वहां एक पुराना स्टडी टेबल रखा था जो विक्रम ने पहले से वहां रखवाया था। मेज पर कॉपियों का एक सेट, कुछ नई किताबें और हाथ से लिखा एक नोट था। उम्मीद है तुम अपने अधूरे सपनों को अब पूरा कर सकोगी। आरोही ने उसे बार बार पढ़ा। ये पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन विक्रम वापस आए। साथ में एक छोटी साइकिल भी थी। मुझे लगा स्कूल जाने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत होगी, अगर तुम चाहो तो। आरोही को समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोए। मैं कभी स्कूल नहीं गई, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं देख लूंगा, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। कुछ दिनों बाद विक्रम और मीरा आरोही के कागजात बनवाने के लिए नगर निगम के दफ्तर गए। मीरा के पुराने कागजों में पिता का नाम खाली था, इसलिए विक्रम ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के साथ पितृत्व पुष्टि का आवेदन दिया, जो उन्होंने चुपचाप करवा लिया था, फॉरेंसिक लैब की मोहर और सरकारी मंजूरी के साथ। सब कुछ वैध और स्पष्ट था। अधिकारी ने उस साधारण शर्ट पहने आदमी को देखा जिसके चेहरे पर गंभीरता थी और मंजूरी दे दी। इस मामले में देरी से रजिस्ट्रेशन की अनुमति है, बच्ची को कानूनी दस्तावेज मिल जाएंगे और वो सामान्य रूप से स्कूल जा सकेगी। जब आरोही के हाथ में नया जन्म प्रमाण पत्र आया, जिस पर पिता के नाम की जगह स्पष्ट रूप से विक्रम सिंघानिया लिखा था, तो आरोही ने कांपते हुए उस नाम को छू कर देखा। उसे लगा जैसे उसे अपनी जिंदगी का वो हिस्सा वापस मिल गया है जो हमेशा से गायब था। उस दिन के बाद से आरोही को अपना पूरा नाम बताने में डर नहीं लगता था। पहली बार वो अपनी कॉपी के पहले पन्ने पर गर्व से आरोही विक्रम सिंघानिया लिख सकती थी। पूरा हफ्ता विक्रम दो दुनियाओं के बीच व्यस्त रहे। एक तरफ वीएस ग्रुप के बड़े प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स और निवेश थे, और दूसरी तरफ अंधेरी का वो छोटा सा घर, जहां वो औरत थी जिससे उन्होंने कभी प्यार किया था, और वो बेटी थी जिसके वजूद का उन्हें पता ही नहीं था। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, कुछ थोपा नहीं, बस चुपचाप छोटी छोटी चीजें करते रहे। कभी दरवाजे पर सब्जी की टोकरी टांग दी, कभी फ्रिज में दूध का कार्टन रख दिया, कभी आरोही के जन्मदिन के लिए पहले ही कार्ड भेज दिया। हालांकि जन्मदिन अभी दूर था, पानी की बूंदों की तरह इन छोटी छोटी बातों ने धीरे धीरे दूरियों की चट्टान को धोना शुरू कर दिया। मीरा ये सब देख रही थी और अब वो इतनी थक चुकी थी कि और गुस्सा नहीं कर सकती थी। एक रात जब आरोही सो गई, मीरा घर के बरामदे में विक्रम के सामने बैठी। क्या तुम अभी भी अपनी पत्नी के साथ रहते हो? विक्रम कुछ पल चुप रहे। तलाक हो चुका है 3 साल पहले। ना कोई बच्चे थे, ना कोई भावनाएं, सब कुछ बस एक समझौते जैसा था। तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मेरा बीता कल मिटा दोगे? मैं नहीं जानता, विक्रम ने दूर देखते हुए कहा। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे आरोही के लिए सही करना है। उसे एक पिता का हक मिलना चाहिए, और तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है। मीरा फीका सा हंसी। कभी कभी इंसान को यह समझने के लिए अकेले रहना पड़ता है कि वो कौन है। और कभी कभी लोग सिर्फ ठीक होने का दिखावा करते हैं, क्योंकि कोई उनके इतने करीब नहीं आता कि उनके जख्म देख सके। दोनों खामोश रहे। रात की हवा पेड़ों से सरसराती हुई गुजरी। मीरा ने धीरे से आह भरी। मैं अभी तुम्हें माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी नफरत के बीच पड़ी हो। उसे प्यार और गर्माहट की जरूरत है, कड़वाहट की नहीं। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। इस बात के लिए शुक्रिया मीरा। उस दिन के बाद से उस छोटे से घर में एक अजीब सी शांति छा गई। विक्रम अक्सर आने लगे, लेकिन कभी ज्यादा देर नहीं रुकते। आरोही को उस आदमी के आसपास होने की आदत होने लगी। वो उन्हें विक्रम अंकल कहती थी। हालांकि दिल की गहराइयों में पापा शब्द बाहर आने का इंतजार कर रहा था। एक रविवार विक्रम आरोही को शिवाजी पार्क ले गए। बच्चे खेल रहे थे, लाउडस्पीकर पर गाने बज रहे थे। विक्रम ने उसे कॉटन कैंडी खरीद कर दी और मैदान का चक्कर लगाने लगे। क्या तुम पेंटिंग सीखना चाहती हो? उन्होंने उन बच्चों की तरफ इशारा करते हुए पूछा जो मूर्तियां रंग रहे थे। मुझे ड्राइंग पसंद है, लेकिन मैंने कभी सीखा नहीं। तुम जब चाहे शुरू कर सकती हो, बस तुम्हारी मर्जी होनी चाहिए। आरोही ने उन्हें देखा। उस पल उनकी नजरें मिली और उसे एक ऐसी अपनापन महसूस हुई जो किसी और में नहीं थी। न लॉटरी खरीदने वालों में, न डॉक्टर में, न बस्ती वालों में।
ये अपने खून की सुरक्षा का एहसास था। अंकल, वो हिचकिचाई। हाँ, क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूं? विक्रम बुत बन गए, दिल जैसे थम सा गया। फिर वो झुके और बच्ची को गले लगा लिया। गला इतना भराया कि शब्द नहीं निकले। किसी और शब्द की जरूरत नहीं थी, बस एक पापा, और सारी दीवारें गिर गईं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अतीत अभी भी बाकी था। लेकिन उस पल मुंबई के उस पार्क में एक आदमी पहली बार पिता बना था और एक बच्ची को अपना पहला घर मिला था। मीरा अंधेरी वाले घर की खिड़की पर चुपचाप बैठी थी। मेज पर नई दवाओं का पर्चा और कुछ रसीदें थीं जिन्हें उसने विक्रम से छिपाया था। भले ही उन्होंने कहा था कि वो सब संभाल लेंगे, उसके आत्मसम्मान ने उसे कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं होने दिया। उस इंसान पर भी नहीं जो कभी उसका सब कुछ था। लेकिन जब से आरोही ने विक्रम को पापा कहा था, वो जानती थी कि वो इस बदलाव को अब और नहीं रोक सकती। तभी दरवाजे पर एक मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज आई। मीरा उठी। उसे लगा विक्रम नाश्ता लाए होंगे, लेकिन नहीं, वो एक अजनबी था। दुबला पतला, आंखें शातिर और बाल ऐसे चिपकाए हुए जैसे कोई जेल से अभी बाहर आया हो। मीरा भाभी, बहुत दिनों बाद मिले। मीरा सन्न रह गई। रघु। वो कुटिलता से हंसा। क्या हुआ, मुझे देखकर चौंक गई? रघु मीरा के अतीत का वो हिस्सा था जिसे वो दफना देना चाहती थी। जब आरोही 2 साल की थी, मीरा ने कुछ समय के लिए रघु का सहारा लिया था। उसे लगा था कि कोई तो साथ है, लेकिन फिर मारपीट, डर और शराब के नशे में गालियों का सिलसिला शुरू हो गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? मीरा ने सख्ती से पूछा। सुना है उस बच्ची को कोई अरबपति बाप मिल गया है, तो मैं अपना हिस्सा मांगने आया हूं। वो हंसा, लेकिन उसकी आंखों में लालच साफ था। मीरा ने मुट्ठी भींची। तुम्हारा यहां कोई हिस्सा नहीं है। मैंने अपनी बच्ची को अकेले पाला है। तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं। रघु पास आया। आवाज धीमी और डरावनी हो गई। लेकिन दुनिया क्या सोचेगी अगर उन्हें पता चले कि मां एक गुंडे के साथ रहती थी और बच्ची का पता नहीं था कि बाप कौन है। और वो अरबपति क्या चाहेगा कि अखबार वाले तुम्हारे अतीत को कुरे दें? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मीरा ने दांत पीसते हुए कहा। रघु ने कंधे उचकाए। इसे समझौता समझो। मुझे धंधा शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, बस कुछ लाख रुपए। उसके बदले मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। तभी दरवाजा खुला। आरोही वहां खड़ी थी, आंखें फटी की फटी। आप कौन है? मां क्यों रो रही है? रघु पीछे मुड़ा और एक झूठी मुस्कान दी। बेटा, मैं तुम्हारी मां का पुराना दोस्त हूं, बस मिलने आया था। मीरा ने बच्ची को खींचा। आरोही, अंदर जाओ बेटा। रघु को वहां से भगाने के बाद मीरा कुर्सी पर गिर पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि गुस्से से। उसने इतने सालों तक अपने अतीत को शांत रखा था और अब वो वापस आ गया था, अपनी गंदगी और धमकियों के साथ। उस शाम उसने विक्रम को फोन किया। उसकी बात सीधी थी। मुझे तुमसे आज रात ही मिलना है। लिंक रोड के एक छोटे से कैफे में विक्रम ने चेहरे पर तनाव लिए पूरी बात सुनी। मैं उस आदमी को जानता हूं। उसने एक बार मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पर हंगामा किया था। विक्रम ने कॉफी का कप कसकर पकड़ा। मुझे डर है कि वो सिर्फ डरा नहीं रहा। अगर उसने आरोही के पास जाने की कोशिश की तो मैं सोच भी नहीं सकती क्या होगा। विक्रम गहरे सोच में थे। मैं इसे संभाल लूंगा, तुम बस शांत रहो। मैं उस पर नजर रखवाऊंगा। विक्रम। मीरा हिचकिचाई। क्या इससे तुम्हारे काम पर असर पड़ेगा, तुम्हारी इज्जत पर? विक्रम ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम दोनों से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं हाथ भी गंदे कर सकता हूं, लेकिन मैं सब कुछ सही तरीके से करना चाहता हूं। अगले दिन विक्रम ने पूरी जांच करवाई। रघु धारावी के पास कहीं रह रहा था। उस पर जुआरियों का कर्ज था और वो कई छोटी मोटी ठगी में शामिल था। वो शारीरिक रूप से खतरनाक नहीं था, लेकिन इतना धूर्त था कि कुछ तस्वीरों और अफवाहों से किसी की जिंदगी नरक बना सकता था। योजना बनाई गई। एक तरफ विक्रम ने वकीलों को तैयार किया ताकि ब्लैकमेलिंग का केस बनाया जा सके। दूसरी तरफ उन्होंने निजी जासूसों को उस पर नजर रखने और उसे मीरा आरोही से दूर रखने को कहा। लेकिन विक्रम को अंदाजा नहीं था कि रघु अकेला काम नहीं कर रहा था। मंगलवार की शाम जब आरोही अपनी ड्राइंग क्लास के लिए जा रही थी, पार्क के पास एक अनजान औरत उसके पास आई। उसने बहुत प्यार से बात की, आरोही को आइसक्रीम दी और कहा,
रघु अंकल ने कहा है कि तुम्हें किताबें दिलाने ले चलूं। किस्मत से बच्ची ने होशियारी दिखाई। मैं किसी रघु अंकल को नहीं जानती। मेरे पापा ने कहा है अजनबियों के साथ नहीं जाना। वो तेजी से दौड़कर पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड के पास चली गई। ये खबर मिलते ही विक्रम खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने अपनी छोटी सी बेटी को देखा जो मां से चिपकी हुई थी। उनका दिल कट रहा था। मैं गलत था। उन्होंने मीरा से कहा, मुझे शुरू से ही सब कुछ सार्वजनिक कर देना चाहिए था। तुम्हें और बच्ची को अकेले इसका सामना नहीं करने देना चाहिए था। मीरा ने सिर हिलाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरा अतीत है। ये मेरा फैसला था कि मैं छिप कर रहूं, तो अब मुझे फैसला लेने दो, विक्रम ने कहा। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। मुझसे शादी कर लो, हमारी बच्ची को एक असली परिवार और नाम दो, ताकि कोई तुम्हारी या उसकी तरफ उंगली न उठा सके। मीरा सन्न रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम ऐसे हालात में शादी का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन उनकी आवाज में कंपन नहीं था। ये कोई प्रायश्चित नहीं, बल्कि एक सच्चा वादा लग रहा था। क्या तुम पक्का कह रहे हो? मीरा ने पूछा। आज तक मैंने जो भी किया उसमें सबसे ज्यादा पक्का हूं। कुछ दिनों बाद मामला शांत हो गया। रघु को पुलिस ने बच्चों को बहलाने के शक में पूछताछ के लिए उठा लिया। कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन विक्रम ने सुनिश्चित किया कि उसके पास वापस आने का कोई रास्ता न बचे। एक रविवार की सुबह जब आरोही अपनी मां के जन्मदिन के लिए पेंटिंग बना रही थी, मीरा उस अंगूठी को देख रही थी जो विक्रम मेज पर छोड़ गए थे। अंगूठी बहुत महंगी नहीं थी, साधारण व्हाइट गोल्ड की थी, लेकिन अंदर 2 शब्द खुदे थे, प्यार की नई शुरुआत। मीरा ने कांपते हाथों से अंगूठी उठाई। बाहर आंगन में धूप खिली थी। दूर कहीं चर्च की घंटियां बज रही थीं, जैसे किसी नए अध्याय का संकेत दे रही हूं। उसकी आंखें भर आईं। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। सोमवार की सुबह की पहली किरण घर के पीछे वाले छोटे से बगीचे में पेड़ों के पत्तों से छनकर आ रही थी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, रसोई से बर्तनों के टकराने की हल्की आवाज और गर्मा गर्म उपमा की खुशबू ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जो मीरा और आरोही के लिए किसी सपने जैसा था। मीरा गैस के पास खड़ी नाश्ता बना रही थी। उसका दिल भावनाओं से भरा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो ऐसे शांत घर में रहेगी, जहां ना लड़ाई झगड़े का शोर होगा, ना कर्जदारों से छिपने का डर और ना ही दुनिया की हिकारत भरी नजरें। जिंदगी में अभी भी चुनौतियां थीं, लेकिन कम से कम अब वो अकेली नहीं थी। आरोही अपनी मेज पर बैठकर उस पेंटिंग में रंग भर रही थी जो उसने पिछले हफ्ते शुरू की थी। उसकी मां और विक्रम का एक चित्र। उसने मीरा के बाल बहुत सुंदर बनाए थे, आंखों में चमक थी। और विक्रम का चेहरा गंभीर लेकिन आंखों में नरमी लिए हुए था। कागज पर तीनों एक साथ खड़े थे और पीछे एक छोटा सा घर था जिसकी बालकनी से फूल लटक रहे थे। तभी दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आए। उनके हाथ में एक फाइल और नाश्ते का पैकेट था। आरोही खुशी से चिल्लाई, पापा। विक्रम मुस्कुराए और बेटी के सिर पर हाथ फेरा। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक खुशखबरी है। मीरा मुड़ी। कैसी खबर? विक्रम ने फाइल मेज पर रखी। शहर के प्रतिष्ठित सेंट सेवियर स्कूल ने आरोही का एडमिशन मंजूर कर लिया है और उसे 3 साल की पूरी स्कॉलरशिप मिली है। उन्होंने हमारी स्थिति और इसके टेस्ट के नतीजों को देखा। उन्हें लगता है कि बच्ची में बहुत टैलेंट है और संस्कार अच्छे हैं। आरोही की आंखें फैल गईं। सच में पापा, मैं सच में स्कूल जाऊंगी? विक्रम ने सिर हिलाया। बिल्कुल सच, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी। वहां कोई सिफारिश नहीं चलेगी। तुम्हें अपनी काबिलियत से आगे बढ़ना होगा। बच्ची दौड़कर विक्रम के गले लग गई। उसकी आंखें नम थीं। मैं वादा करती हूं, मैं क्लास में सबसे होशियार बनकर दिखाऊंगी। मीरा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में एक सुकून तैर गया। वो जानती थी कि उसकी बेटी का आगे का सफर अब बिल्कुल अलग होगा। अब उसे तपती धूप में लॉटरी नहीं बेचनी पड़ेगी, ना ही दया की भीख मांगनी होगी। अब उसके पास क्लासरूम होगा, दोस्त होंगे और किताबों की एक नई दुनिया होगी। 1 हफ्ते बाद आरोही स्कूल जाने लगी। नई यूनिफॉर्म, स्कूल के लोगो वाला नीला बैग और विक्रम की दी हुई साइकिल के साथ वो किसी भी अन्य स्कूली बच्चे जैसी लग रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक डर था। पहले दिन क्लास का माहौल नया था। बच्चों की जिज्ञासु नजरें और फुसफुसाहट उसे असहज कर रही थी। लंच ब्रेक में,
रिया नाम की एक लड़की उसके पास आई। तुम आरोही हो ना? उसने झिझकते हुए सिर हिलाया। सुना है तुम्हारे पापा अरबपति हैं। कमाल है यार। आरोही चुप है ही। रिया ने आगे कहा, लेकिन मेरी क्लास के कुछ बच्चे कह रहे थे कि तुम पहले लॉटरी और टिकट बेचती थी, क्या ये सच है? आरोही को शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन भागने के बजाय उसने सिर उठाकर रिया को देखा। हाँ, मैं टिकट बेचती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी तरह पढ़ने आई हूं। मुझे नहीं लगता इसमें छिपाने वाली कोई बात है। ये जवाब सुनकर रिया हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मेरा नाम रिया है। मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद है? हाँ, बहुत। आरोही मुस्कुराई और वहां से एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। कुछ हफ्ते बीत गए। आरोही धीरे धीरे खुलने मिलने लगी। उसने आर्ट क्लब ज्वाइन कर लिया और अपनी मेहनत और सादगी की वजह से टीचर्स की चहेती बन गई। लेकिन एक शाम जब वो घर लौटी तो देखा कि माँ गेट पर बैठी हैं और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। क्या हुआ माँ? मीरा ने उसे गॉसिप अखबार दिखाया। पहले पन्ने पर पार्क में विक्रम के आरोही को गोद में उठाए हुए तस्वीर थी और हेडलाइन थी, अरबपति विक्रम सिंघानिया की गुप्त बेटी का राज। आरोही सन्न रह गई। ये अखबार में क्यों आया? फोटो किसने खींची? मीरा के हाथ कांप रहे थे। शायद किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। थोड़ी देर बाद विक्रम आए। वो मीरा से ज्यादा शांत दिख रहे थे। मुझे अंदाजा था कि ऐसा होगा। आज का मीडिया निजी जिंदगी को रेदना पसंद करता है, लेकिन डरो मत। मैंने अपने वकीलों और पीआर टीम से बात कर ली है। मैंने फैसला किया है कि मैं अब और नहीं छुपूंगा। मैं सार्वजनिक रूप से आरोही को स्वीकार करूंगा। हाँ, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आरोही मेरी बेटी है। मीरा, तुम शायद मुझे पूरी तरह माफ ना करो, लेकिन मैं अपनी बेटी को अंधेरे में बड़ा नहीं होने दूंगा। मीरा बहुत देर चुप रही। फिर उसने सिर हिलाया। अगर तुम कर रहे हो तो इसे सही तरीके से करना। मुझे बस ये चाहिए कि मेरी बच्ची को चोट ना पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शहर के एक होटल में रखी गई। कोई तड़क भड़क नहीं, बस कुछ चुनिंदा पत्रकार और वीएस ग्रुप के प्रतिनिधि। विक्रम माइक के सामने खड़े हुए। आवाज शांत थी। मेरा नाम विक्रम सिंघानिया है और मैं पुष्टि करता हूं कि आरोही मेरी सगी बेटी है। मुझे अपने बच्चे के अस्तित्व के बारे में नहीं पता था और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपनी पूरी क्षमता से उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। कृपया बड़ों की गलतियों की वजह से एक बच्चे को निशाना ना बनाएं। बाद वो बाहर निकले और कांपती हुई आरोही का हाथ थाम लिया। हॉल में मौजूद सैकड़ों लोगों ने तालियां बजाईं। किसी ने मजाक नहीं उड़ाया और जिंदगी में पहली बार बच्ची को अपने नाम पर गर्व महसूस हुआ। उस रात आरोही छत पर बैठकर शहर की जगमगाती रोशनी देख रही थी। मीरा हल्दी वाला दूध लेकर आई और बेटी के पास बैठ गई। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूं कि मैं बहुत किस्मत वाली हूं कि मेरे पास माँ और पापा दोनों हैं, भले ही थोड़ी देर से मिले। लेकिन मिले तो सही। मीरा ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। हाँ, देर से ही सही, पर सब ठीक है। मुंबई के आसमान में तारे चमक रहे थे। बारिश का मौसम बीत चुका था और उस दिल में रोशनी लौट रही थी जहां कभी अंधेरा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगा कि सब शांत हो गया है। विक्रम अपने काम में वापस लौट आए। मीरा ने पास के एनजीओ के साथ मिलकर जरूरतमंदों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया और आरोही रोज अपनी साइकिल से स्कूल जाने लगी। उसकी आंखों में नई उम्मीदें थीं। लेकिन शांति कभी कभी उस पतली परत की तरह होती है जो गहरे पानी में छिपी हलचल को ढक लेती है। एक बरसात वाली शाम जब मीरा एनजीओ के किचन की सफाई कर रही थी, मोहल्ले की एक महिला जो कमेटी मेंबर थी उसे कोने में ले गई। मीरा, एक बात है, पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए या नहीं। क्या बात है? कोई अजनबी आदमी मोहल्ले में तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। लंबा सा है, काले कपड़े पहनता है और गली के बाहर चक्कर काटता रहता है। बच्चों ने बताया कि वो स्कूल की छुट्टी के समय आरोही को घूर रहा था। मीरा का हाथ रुक गया, आंखें फैल गईं। क्या तुम सच कह रही हो? विक्रम ने तो गार्ड रखवाए थे। हो सकता है कोई और हो। या वो लोग ज्यादा चालाक हों। उस रात मीरा ने विक्रम को बताया। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और तुरंत अपनी सिक्योरिटी टीम को फोन किया। कुछ ही घंटों में खबर मिली कि रघु, जिसने मीरा को धमकाया था, पुलिस की सख्ती के बाद शहर छोड़ चुका है। लेकिन लगता है कि उसके कुछ पुराने साथी अभी भी यहीं हैं, शायद किसी और मकसद से।
कुछ दलाल किस्म के लोग आरोही की निजी जिंदगी की जानकारी और नाजायज संतान की कहानियां मसाला अखबारों को बेचने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। विक्रम ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। उन्हें क्या लगता है मेरी बेटी कोई खिलौना है, अब कोई उसे छू भी नहीं पाएगा। और फिर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, मीरा और आरोही को जुहू के एक बेहद सुरक्षित विला में शिफ्ट करने का। एक ऐसी जगह जहां 24 घंटे गार्ड्स रहते थे, सुरक्षा का पूरा इंतजाम था। उन्होंने आरोही का स्कूल भी बदलवाकर वहीं पास के एक प्रतिष्ठित स्कूल में करवा दिया, जहां बच्चों की निजता को लेकर बहुत सख्त नियम थे। शुरू में मीरा ने बहुत विरोध किया। तुम क्या चाहते हो, हम पिंजरे में रहें? ये पिंजरा नहीं है मीरा, ये एक सुरक्षित जगह है जहां वो सामान्य रूप से बड़ी हो सके, बस कुछ समय के लिए। जब तक मीडिया का शोर शांत नहीं हो जाता, आरोही चुपचाप दोनों की बहस सुन रही थी। फिर उसने धीरे से मां का हाथ खींचा। मां, हम चल सकते हैं? क्यों बेटा? मीरा ने नम आंखों से पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब भी घर के बाहर कोई गाड़ी रुके तो आप डरो। मैं चाहती हूं आप चैन की नींद सोएं। और इस तरह 1 हफ्ते बाद वे नए घर में शिफ्ट हो गए। आरोही नए माहौल में थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसमें उस लड़की की हिम्मत थी जिसने जिंदगी के थपेड़े सहे थे और खुद को संभालना सीखा था। क्लास के पहले दिन उसे रोहन नाम के एक लड़के के पास बैठाया गया, जो शांत रहता था और बहुत अच्छी पेंटिंग करता था। आर्ट क्लास में जब आरोही ने चारकोल से बारिश में भागते हुए एक इंसान का चित्र बनाया तो टीचर ने तारीफ की, बहुत गहरा। बहुत भावनाएं हैं इसमें। क्या तुम अगले महीने होने वाले मुंबई आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लोगी? आरोही झिझक गई। मैंने कभी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया। रोहन उसकी तरफ मुड़ा। मैं कई बार कर चुका हूं। मैं तुम्हें फॉर्म भरना सिखा दूंगा। 2 दोस्तों के बीच की वो पहली मुस्कान ने उस दिन को रोशन कर दिया, और कई महीनों बाद पहली बार आरोही को लगा कि वो अलग नहीं है। एक वीकेंड की शाम जब मीरा बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी, विक्रम एक दस्तावेज लेकर आए। ये इस घर के कागज हैं। मैंने तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। मीरा की आंखें फटी रह गईं। तुम पागल हो क्या? मुझे नहीं चाहिए। ये संपत्ति आरोही के लिए है। तुम बस उसकी गार्जियन हो। मैं हमेशा रक्षा करने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा। मैं कुछ छोड़कर जाना चाहता हूं। तुम्हें लगता है पैसे से पुरानी गलतियां धुल जाएंगी? मीरा का गला भर आया। विक्रम ने जवाब नहीं दिया, बस मीरा के कंधे पर हाथ रखा। कुछ भी काफी नहीं होगा मीरा। मैं माफी की उम्मीद नहीं कर रहा। मैं बस तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूं, चाहे किसी भी रिश्ते से। शाम की हवा चली, जिसमें पास लगे रात की रानी के फूलों की महक थी। मीरा बहुत देर तक खड़ी रही, फिर मुड़ी और सीधे विक्रम की आंखों में देखा। अगर तुम सच बोल रहे हो तो वादा करो कि मेरी बेटी को फिर कभी मीडिया तुम्हारे नाम या अरबपति होने के तमगे की वजह से चोट नहीं पहुंचेगी। विक्रम ने सिर हिलाया। वो वादा उनके दिल पर छप गया। 1 महीने बाद आरोही ने पूरे शहर की पेंटिंग प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। उसकी पेंटिंग, जिसमें एक पर्दे से छनकर आती रोशनी दिखाई गई थी, ने कई लोगों को रुला दिया। पुरस्कार समारोह में एंकर ने परिचय पढ़ा। आरोही की कला इस बात का सबूत है कि जो बच्चे अंधेरे में पैदा होते हैं, जरूरी नहीं कि अंधेरा उन्हें निगल ले। वे अपनी रोशनी खुद ढूंढ सकते हैं अगर कोई धीरे से उनका हाथ थाम ले। बिना जोर जबरदस्ती के पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विक्रम आखिरी पंक्ति में खड़े थे। उनकी आंखें नम थीं। मीरा ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। पहली बार उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। आरोही मंच पर गई। स्पॉटलाइट उसके चेहरे पर थी। उसने सिर ऊंचा किया और माइक थामा। मैं अपनी मां को शुक्रिया कहना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे सही और गलत का मतलब सिखाया, और पापा को, जिन्होंने मुझे ढूंढ लिया। भले ही देर से, लेकिन वो मेरे पापा हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट पहले से तेज हो गई। जैसे लहरें चट्टानों से टकराकर सारे पुराने मैल को धो देती हैं। उस रात जूहू के शांत घर में आरोही अपने माता पिता के बीच बैठकर अपने अवार्ड का वीडियो देख रही थी। उसने सिर टेढ़ा करके पूछा, पापा, मां, अगर मैंने उस दिन वो बटुआ नहीं चुराया होता तो क्या हम आज यहां बैठे होते? मीरा हंस पड़ी। विक्रम ने बेटी के बाल सहलाए। शायद तुम सही हो, लेकिन अगर तुम बटुआ नहीं भी लेती तो भी मैं तुम्हें ढूंढ लेता, क्योंकि मुझे विश्वास है जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं वो मिल ही जाते हैं।
चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, बाहर पूरा चांद चमक रहा था। उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। तूफानों से दूर, भरोसे, प्यार और उम्मीद के समुंदर की तरफ। अक्टूबर की शुरुआत थी। मुंबई की उमस भरी बारिश के बाद अब सुनहरी धूप खिली थी। स्कूल की घंटी बजी। आरोही अपनी साइकिल लेकर गेट से निकली। उसका बैग पहियों के साथ हिल रहा था। हवा उसके बालों से गुजर रही थी। उसने आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराई। भले ही जिंदगी बहुत बदल गई थी, लेकिन साइकिल से घर जाने की उसकी आदत नहीं बदली थी। ये उसकी आजादी का अपना छोटा सा हिस्सा था। घर पहुंचने पर उसने देखा कि मीरा ड्राइंग रूम में कपड़े तह कर रही है और पास में गर्मा गर्म पकौड़े रखे हैं। आरोही बैठ गई और बैग से एक चिट्ठी निकाली। मां, मुझे टीवी चैनल के बच्चों की आवाज कार्यक्रम में बुलाया गया है। वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कि मैंने मुश्किलों का सामना कैसे किया और परिवार की क्या भूमिका रही। मीरा का हाथ रुक गया। आंखों में झिझक थी। वो क्या पूछेंगे? उन्होंने कहा है कि वो वही पूछेंगे जो मैं बताना चाहूंगी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मैं किसी भी सवाल को मना कर सकती हूं। मैं नहीं चाहती कि वो पुरानी बातें उखाड़े। मैं जानती हूं मां। लेकिन इस बार अलग है। इस बार कहानी मैं सुनाऊंगी। अगर मैं खुद अपनी कहानी लिखूंगी तो कोई उसे तोड़ मरोड़ नहीं पाएगा। मीरा ने बेटी की आंखों में दृढ़ता देखी और धीरे से सिर हिला दिया। बस इतना ध्यान रखना कि पुरानी चोट तुम्हें फिर से दर्द ना दे। रिकॉर्डिंग गोरेगांव के एक छोटे स्टूडियो में हुई। आरोही कैमरे के सामने कुर्सी पर बैठी थी। मुट्ठी में वो छोटा पत्थर था जो मां ने एक बार उसे दिया था जब वे बारिश से बचने के लिए एक पुल के नीचे छिपे थे। उसने उन दिनों के बारे में बताया जब वो लॉटरी बेचती थी। मां को बचाने के लिए अस्पताल भागी थी और बिना किसी योजना के वो बटुआ उठाया था। उसने उस आदमी की आंखों के बारे में बताया जो अजनबी होकर भी उसका पिता निकला। और अंत में उसने कहा कि जिस चीज ने उसे बड़ा बनाया वो पैसा या नाम नहीं था, बल्कि ये था कि उसे सुना गया, उसे प्यार किया गया। बिना किसी शर्त के एंकर ने आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम्हें उस दिन वापस जाने का मौका मिले तो क्या तुम फिर से बटुआ चुराओगी? आरोही ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उससे मेरी मां की जान बचती है और मेरे पापा मुझे मिलते हैं तो शायद मैं फिर से वही करूंगी। जब शो टीवी पर आया तो दर्शकों की प्रतिक्रिया उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। हजारों कमेंट्स आए जिनमें लोग समर्थन और प्यार जता रहे थे। आरोही की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लेकिन किसी स्कैंडल की तरह नहीं, बल्कि उम्मीद और माफी की एक मिसाल बनकर। उस रात मीरा ने विक्रम को घर बुलाया। वो उनके सामने बैठी। अब उसकी आंखों में पहले जैसा डर नहीं था। क्या तुमने शो देखा? हां, विक्रम ने कहा। उनकी नजरें चाय के कप पर थीं। बच्ची बहुत जल्दी बड़ी हो गई है, इसमें कुछ योगदान तुम्हारा भी है। विक्रम ने सिर उठाया। वो हैरान थे क्योंकि पहली बार मीरा ने ये बात मानी थी। लेकिन आरोही को अब सिर्फ स्कूल की फीस या सुरक्षित घर नहीं चाहिए, उसे एक पूरा परिवार चाहिए। मैं समझता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं अब वो इंसान नहीं हूं जिस पर तुम भरोसा करती थी। हम दोनों बदल गए हैं, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। और शायद अब माफ करने का वक्त आ गया है। विक्रम ने कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ा। क्या तुम सच में? माफ करने का मतलब भूलना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि अतीत सही नहीं था, लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि आरोही के माता पिता एक दूसरे को अजनबियों की तरह देखें। अगर तुम तैयार हो तो हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस बार इज्जत या भरपाई के लिए नहीं, बल्कि प्यार के लिए। एक लंबी खामोशी रही। फिर विक्रम ने अपना हाथ धीरे से मीरा के हाथ पर रख दिया। मैं तैयार हूं और मैं जानता हूं कि इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। अगले हफ्ते के अंत में तीनों आरोही के ननिहाल कोंकण के एक गांव के लिए निकल पड़े। उनकी गाड़ी हरे भरे खेतों और पुरानी नहरों के ऊपर बने पुलों से गुजर रही थी। आरोही खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका मन भावनाओं से भरा था। हर वो जगह जहां से वे गुजर रही थी कुछ पुरानी यादें ताजा कर रही थी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, लेकिन सब उसकी जिंदगी का हिस्सा थीं। जब वे उस पुराने घर पहुंचे जहां मीरा का जन्म हुआ था, तो सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग महिला बरामदे में पहले से इंतजार कर रही थी। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ी। पहले आरोही को देखा और फिर विक्रम को।
तो आखिरकार तुम लोग वापस आ ही गए। मीरा दौड़कर अपनी मां के गले लग गई और बच्चे की तरह रोने लगी। विक्रम ने झुककर पैर छुए और भारी आवाज में कहा, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों को बहुत तकलीफ दी है। बुजुर्ग महिला ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जिंदगी बहुत तेजी से बीतती है बेटा। जब तक सांस है तब तक गलती सुधारने का मौका है। आरोही पीछे के बगीचे में भाग गई, जहां वो कभी मां के साथ आम तोड़ती थी। बारिश में नहाती थी और धूप से छिपती थी। वहां आम के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था, जिसमें अभी अभी बच्चे निकले थे। उसने साफ नीले आसमान की तरफ देखा और उसे अपना मन बिल्कुल हल्का महसूस हुआ। उस शाम पूरे परिवार ने मिलकर खाना बनाया। घर के आंगन में हंसी ठिठोली गूंज रही थी। जब पीली रोशनी जली तो तीनों ने बरामदे में बैठकर साधारण दाल चावल और सब्जी खाई। ये कोई शाही दावत नहीं थी, लेकिन विक्रम ने अब तक जितनी भी पार्टियों में खाना खाया था उन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट था। सोने से पहले आरोही ने अपने बैग से एक चिट्ठी निकाली और मां को दी। मैंने लिख लिया है, कल स्कूल के फैमिली फंक्शन में मैं इसे ही पढ़ूंगी। टीचर ने कहा था कि विषय है वो इंसान जिसे आप सबसे ज्यादा शुक्रिया कहना चाहते हैं। मीरा ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। आखिरी लाइन पर आकर उसका गला भर आया। मैं मां को शुक्रिया कहती हूं क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पापा को शुक्रिया क्योंकि वो सही वक्त पर वापस आ गए। और जिंदगी को शुक्रिया जिसने मुझे सिखाया कि खुशी महलों में रहने में नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों का हाथ थामकर अंधेरे से गुजरने में है। मीरा के गालों पर आंसू लुढ़क आए। विक्रम ने दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए थे कि आज से अतीत सो गया है और एक पूरा भविष्य उनके सामने बाहें फैलाए खड़ा है। दिसंबर की एक सुबह मुंबई की हवा में रात की बारिश के बाद हल्की ठंडक थी। सेंट जेवियर स्कूल के कैंपस में पेड़ों के पत्तों से छनकर धूप आ रही थी। आज का दिन खास था, पारिवारिक मूल्य सम्मान समारोह, जहां छात्रों को अपने प्रियजनों के बारे में अपनी भावनाएं साझा करनी थी। स्कूल के मैदान को सफेद और नीले रिबन से सजाया गया था। स्टेज साधारण था, जिस पर एक माइक और अभिभावकों के लिए कुर्सियां लगी थीं। स्टेज के बीच में लगे बोर्ड पर लिखा था, परिवार, जहां प्यार शुरू होता है और कभी खत्म नहीं होता। आरोही तीसरी पंक्ति में बैठी थी। उसने सफेद सलवार कमीज पहनी थी और बाल पीछे बांधे हुए थे। उसके हाथ में 4 तय किया हुआ कागज था, वो भाषण जिसे उसने रात भर जागकर न जाने कितनी बार लिखा और सुधारा था। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। इसलिए नहीं कि उसे भीड़ के सामने बोलने से डर लग रहा था, बल्कि इसलिए कि पहली बार वो अपने सफर, अपनी मां, पिता और परिवार के मायने दुनिया को बताने जा रही थी। पीछे मीरा ने हल्के बैंगनी रंग की साड़ी पहनी थी, जो एनजीओ की महिलाओं ने उसे गिफ्ट की थी। विक्रम साधारण सफेद शर्ट में थे। उनकी नजरें बेटी पर टिकी थीं और दिल में वो भावना उमड़ रही थी जिसे वो गर्व कहते हुए भी झिझक रहे थे। एंकर ने घोषणा की, अब मैं कक्षा 8A की छात्रा आरोही को बुलाना चाहूंगी, जिनका विषय है परिवार, जहां मुझे रोशनी मिली। तालियां बजी। आरोही ने गहरी सांस ली और छोटे से पोडियम पर चढ़ गई। उसने एक बार कागज को देखा और फिर सामने बैठी भीड़ को। उसकी आंखें चमक रही थीं। आदरणीय शिक्षकगण, माता पिता और मेरे दोस्तों, मैं सोचती थी कि परिवार अमीरों के पास होता है, क्योंकि अपनी जिंदगी के पहले 8 साल मैं और मेरी मां एक टूटे हुए कमरे में रहे, जहां छत टपकती थी और खाने में अक्सर सिर्फ नमक रोटी होती थी। मेरी मां सुबह दलिया बेचती थी और शाम को रद्दी बीनती थी, और मैं स्कूल के बाद लॉटरी के टिकट बेचती थी। चाहे बारिश हो या धूप, भीड़ में थोड़ी खुसर फुसर हुई। कुछ अभिभावक आगे की ओर झुक गए। एक बार मैंने मां से पूछा था, क्या हमारा कोई परिवार नहीं है? मां बहुत देर चुप रही, फिर मुझे गले लगाकर कहा, बस मैं और तुम, यही हमारा परिवार है। आरोही रुकी। उसकी आंखें भर आईं। नीचे बैठी मीरा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, लेकिन फिर मां बीमार पड़ी, इतनी बीमार कि मुझे लगा मैं उन्हें खो दूंगी। मैं घबरा गई थी और उस लाचारी में मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने एक अजनबी आदमी का बटुआ चुराया, इस उम्मीद में कि मां को बचा सकूं। पूरा हॉल शांत हो गया
और अजीब बात यह है कि वो आदमी मेरे सगे पिता निकले, जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा था। फिर से फुसफुसाहट शुरू हुई, लेकिन आरोही रुकी नहीं। उस वक्त मैं मां से नाराज थी। पापा से भी नाराज थे कि उन्होंने मुझे प्यार के बिना क्यों रखा। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि हर किसी का अपना दर्द होता है। मां ने राज इसलिए रखा क्योंकि वो नफरत नहीं करना चाहती थी, बल्कि मुझे नफरत से बचाना चाहती थी। और पापा वापस आए। गलती सुधारने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि सबसे जरूरी चीज मैं हूं। आरोही की आवाज थोड़ी भारी हुई, फिर वो मुस्कुराई। अब मेरे पास मां है, पापा है। हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुझ पर होशियार होने का दबाव नहीं डाला। मुझे कोई और बनने को नहीं कहा। उन्होंने मुझे बस मैं बने रहने दिया। एक ऐसी लड़की जिसने धीरे धीरे माफ करना, प्यार करना और अच्छाई पर भरोसा करना सीखा। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। कुछ लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे, कुछ अपनी आंखें पोंछ रहे थे। प्रिंसिपल ने सिर झुकाकर आरोही का धन्यवाद किया और एंकर चुपचाप पीछे हट गई ताकि वो भावुक पल सब महसूस कर सके। समारोह खत्म होने के बाद बहुत से लोग आरोही से हाथ मिलाने आए। एक महिला ने उसे गले लगाकर फुसफुसाया, तुम बहुत बहादुर हो बेटा। मैं भी एक सिंगल मदर हूं और तुम्हारी हर बात समझ सकती हूं। विक्रम दूर खड़े अपनी बेटी को प्रशंसा और प्यार से घिरा देख रहे थे। उन्हें लगा जैसे दिल का बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मीरा उनके पास आई और अपना रुमाल बढ़ाया। रो लो। अब खुद को और सख्त मत दिखाओ। विक्रम आंसुओं के बीच हंस पड़े। कौन रो रहा है? बस आंख में धूल चली गई थी। वे दोनों हंसे और उस हंसी के बीच कुछ बहुत ही सुकून भरा अंकुरित हुआ। अब वो दो बिछड़े हुए लोगों की झिझक नहीं थी, बल्कि एक मूक सहमति थी। ये परिवार आखिरकार पूरा हो गया था। उस शाम वे तीनों जुहू वाले घर वापस आए। आरोही ने अपना सर्टिफिकेट और स्कूल का छोटा सा गिफ्ट संभाल कर रखा। उसने स्टेज पर खिंचवाई गई परिवार की तस्वीर को फ्रेम में लगाकर अपने बिस्तर के पास रख दिया। रात हुई, ठंडक बढ़ गई। मीरा ने गरम चाय बनाई और तीनों छोटी मेज के चारों ओर बैठ गए। बाहर हवा पेड़ों से सरसरा रही थी। विक्रम ने अपना हाथ पत्नी के हाथ पर रखा और बेटी की तरफ मुड़े। आरोही, क्या तुम महाबलेश्वर चलना चाहोगी? तुम्हारी मां को वो जगह बहुत पसंद थी। लेकिन तुम्हारे पैदा होने के बाद हम कभी वहां नहीं जा पाए। आरोही का चेहरा खिल उठा। सच में पापा, हम सब साथ जाएंगे? हाँ, इस बार पूरा परिवार साथ जाएगा, असली मायने में। आरोही ने सिर हिलाया। उसे लगा उसका दिल पक्षी की तरह हल्का हो गया है। शायद उसने अपनी जिंदगी में एक बहुत लंबा और मुश्किल चक्कर लगाया था, अंधेरे, समाज की सोच और चोटों से गुजरते हुए। बस ये एक साधारण सी बात समझने के लिए कि परिवार को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती, बस इतना काफी है कि वे एक दूसरे का साथ न छोड़ें। और उसके लिए वो सफर जो एक अंधेरी गली से शुरू हुआ था, अब धूप से भरी उस सड़क पर आ गया था जिसका नाम था परिवार। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये कहानी भारत के किस शहर से या दुनिया में कहां से सुन रहे हैं। हर लाइक, शेयर और सुझाव हमें आगे बढ़ने और आपके लिए और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। दोस्तों, आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं? हमें कमेंट में अपने शहर या देश का नाम जरूर बताएं। हमें जानकर बहुत खुशी होगी आपको आरोही, मीरा और विक्रम की ये कहानी कैसी लगी। क्या इस परिवार के पुनर्मिलन ने आपके दिल को भी छू लिया? अपनी राय नीचे लिखना ना भूलें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई दिल को छू लेने वाली, संघर्ष या उम्मीद से भरी कहानी है, या आपने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा अनुभव किया है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके, तो कृपया उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। हम आपकी कहानी को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते।